नमस्कार साथियों, पीसीएस क्रांति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वार्षिक करंट अफेयर में आज हम लोग देखेंगे घटनासार मैगजीन की ये तीसरी क्लास है। इसके पहले हम लोग दो क्लास हम करा चुके हैं। एक वन लाइनर की क्लास है जिसमें एक ही क्लास में पूरा वन लाइनर कवर किया गया है, और एक क्लास उत्तर प्रदेश विशेष में जो है आपको पूरा उत्तर प्रदेश विशेष कवर करा दिया गया है। आज हम लोग इसी सीरीज में देखेंगे अपना अगला सीरीज राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित सीरीज जो है करंट अफेयर आज हम लोग देखेंगे। यहाँ से लगभग ये जो मैगजीन है घटनासार, ये आपके पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्व रखती है। इसलिए महत्व रखती है क्योंकि यहाँ से 15 से 20 प्रश्न, लगभग 20 प्रश्न मिलने का जो है पूरा संभावना रहता है। और बाकी कुछ करंट अफेयर आज दृष्टि से भी मिल जाते हैं, कुछ इससे मिल जाते हैं, कुछ मंथली से मिल जाते हैं। अगर आप 25 जो है प्रश्न सही करके चल रहे हैं करंट अफेयर में, तो आपका जो है फ्री होने की संभावना बढ़ जाती है, अगर बेसिक आपका ठीक ठाक तैयार है तो। चलिए हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम घटनासार मैगजीन से। राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी, ठीक, इसकी वार्षिकी राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्या है। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। कौन से उपराष्ट्रपति बने हैं? 15वें उपराष्ट्रपति। इसमें किस पार्टी से थे? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राजद के उम्मीदवार थे चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन नाम है इनका। क्या नाम है? चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन। याद रखने वाली इसमें जो चीजें हैं उसको हम हाईलाइट करते चलते हैं। 15वें राष्ट्रपति हुए हैं। इनके विपक्ष में उम्मीदवार का क्या नाम था? बी सुदर्शन रेड्डी था। ठीक, अब देखते हैं वोट कितने मिले हैं। तो जो इनके विपक्ष उम्मीदवार थे उनको 152 वोट मिले थे, और जो राधा कृष्णन थे उनको कितना मिला था? 452 वोट मिले थे। तो 300 वोट से इनको प्रथम वरीयता मिली है। क्या क्या याद करने वाली चीजें हैं इसमें? पहला कि ये 15वें राष्ट्रपति हैं। कौन से? 15वें राष्ट्रपति, 15वें उपराष्ट्रपति हैं। ठीक, इनका नाम क्या है? चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन। इनके विपक्ष में उम्मीदवार कौन था? बी सुदर्शन रेड्डी था, जिनको 152 वोट मिला है, और इनको 452 वोट मिला है। 300 वोट से ये जो है इस चुनाव को जीते हैं। प्रथम वरीयता इन्हीं को दिया गया है। चुनाव 9 सितंबर को हुआ था। 12 सितंबर को इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। देश में अब तक 17 बार उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो चुका। कितनी बार? 17 बार, जिसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी 2 कार्यकाल तक इस पद पर रहे हैं। कौन कौन से 2 लोग हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी। ठीक, यह याद रखने वाली है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में 788 सदस्य होते हैं। इनमें से 245 राज्यसभा, 543 लोकसभा से हैं। राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य भी मतदान करते हैं। ये बेसिक से प्रश्न आ सकता है, ये भी याद रखिएगा। राधा कृष्णन 19 कौन थे? देख लेते हैं। राधा कृष्णन ने 1978 में तूतीकोरिन से बीओसी कॉलेज मदुरई यूनिवर्सिटी से बीबीए की डिग्री ली। राजनीतिक विज्ञान में उच्च शिक्षा हासिल की और सामंतवाद का पतन विषय पर पीएचडी की है। ठीक, तमिलनाडु के तिरुपुरम में जन्मे हैं। ठीक, कहाँ जन्म हुआ है? तिरुपुर, तमिलनाडु के तिरुपुर में। 1974 में आरएसएस से जुड़े। 1998 में पहली बार कोयंबटूर से भाजपा से लोकसभा सांसद चुने गए। 99 में यही लोकसभा सांसद चुना गया था। 2004 से 2007 तक वह तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। यह अपने लिए इतना महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ दृष्टि से नहीं है। क्या क्या पॉइंट ऑफ दृष्टि से है वो आपको हाईलाइट कर दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं, स्वच्छता वायु रैंकिंग पुरस्कार 2025। इसे देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना आपको
आपकी जो है ज़्यादा रहती है। स्वच्छ वायु राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम क्या है? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 9 सितंबर 2025 को स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 जारी की गई है। इस सूचकांक में उन शहरों को सम्मानित किया गया जिन्होंने वायु गुणवत्ता सुधार, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण में उल्लेखनीय काम किया है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मध्य प्रदेश, इंदौर, देवास और महाराष्ट्र का अमरावती शीर्ष स्थान वाले शहर बनकर उभरे हैं। कौन कौन से शहर? मध्य प्रदेश का इंदौर और देवास, महाराष्ट्र का अमरावती शहर प्रदूषण में जो है प्रदर्शन में शीर्ष प्रदर्शन वाले शहर है, इंदौर, देवास। अगला देखते हैं। पर्यटन मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार समारोह के सम्मान में कई शहरों ने औद्योगिक केंद्र या कोयला खदानों होने के बावजूद उल्लेखनीय प्रगति की है। इस अवसर पर जो पर्यावरण मंत्री हैं, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच 75 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य घोषित किया गया है। पुरस्कार हेतु शहरों में उनकी जनसंख्या का आधार 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, 3 से 10 लाख आबादी वाले शहर और 3 लाख से कम आबादी वाले शहर। कितने प्रकार के हैं? 10 लाख से अधिक, 3 से 10 लाख और 3 लाख के कम आबादी वाले। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर पहले स्थान पर है, उसे 1.5 करोड़ रुपए की नगद पुरस्कार राशि दी गई है। उसके बाद जबलपुर मध्य प्रदेश का ही है, जिला है, का स्थान रहा है। उत्तर प्रदेश का आगरा, गुजरात का सूरत तीसरे स्थान पर। उत्तर प्रदेश का जो है आगरा, ये तीसरे स्थान पर, और गुजरात का ये चौथे स्थान पर है। ठीक, उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर है? आगरा है, याद रखिएगा, आगरा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं। 3 से 10 लाख जनसंख्या वाली श्रेणी में महाराष्ट्र का अमरावती, उत्तर प्रदेश के झांसी और मुरादाबाद 2 जिले हैं। कौन कौन से? झांसी और मुरादाबाद। ये किस आबादी में है? 10 लाख कितनी आबादी में है? 3 लाख से 10 लाख श्रेणी में आते हैं। संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है, जबकि राजस्थान का अलवर तीसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर झांसी और मुरादाबाद दोनों हैं। अगला देख लेते हैं 3 लाख से कम आबादी वाले छोटे शहरों में मध्य प्रदेश का देवास, ठीक, शीर्ष स्थान पर रहा। इसके बाद हिमाचल प्रदेश का परवाणु दूसरे और उड़ीसा का अमदुल तीसरे स्थान पर रहा। पर्यावरण मंत्री ने रामसर संधि के तहत वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि शहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने के लिए इंदौर और उदयपुर को भी पुरस्कृत किया है। पर्यावरण मंत्री ने भारत में रामसर स्थलों की संख्या 2014 में 25 से बढ़कर 2025 में 91 हो गई है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने जंगल फेफड़े और 3 झीलें गुर्दे का काम करती हैं। क्या बोले हैं? जंगल फेफड़े और झीलें गुर्दे का काम करती है। तो 2014 में कितने थे? 25 थे। अभी 2025 में कितने हैं? 91 रामसर साइट भारत में है इस समय। अगला देख लेते हैं। SRS रिपोर्ट के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर 40 से 25 पर पहुंच गई है। कितने पहुंच गई है शिशु मृत्यु दर? 40 से 25 पर पहुंच गई है। ठीक, चलिए देखते हैं तो विस्तार से इसमें क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है आयोग। भारत में क्या है? शिशु मृत्यु दर में भारी गिरावट आई है। यह 2023 में 25 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है। भारत के महापंजीयन के सितंबर 2025 में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार इससे देश के स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर पहुंच दिखती है। इसमें क्या जो ये घटकर क्या हो गया है, इंपॉर्टेंट क्या है, कहाँ से प्रश्न हो सकता है? तो 40 से 25 हो गई है। और 2013 में 1000 प्रति नवजात शिशुओं में से 40 की असमय मृत्यु हो जाती थी। यह घटकर 25 पर पहुंच गई है। यह भी चिंता का विषय है कि अभी 1000 में 25 लोग की अभी भी मृत्यु हो रही है। तो 37.5% की तीव्र गिरावट इसमें दर्ज की गई। सुधार हो रहा है धीरे धीरे। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। केरल 21 बड़े राज्यों में से एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने एकल अंक में
क्या दर्ज किया? 5 दर्ज किया, 1000 में 5। ठीक है। मणिपुर दूसरे स्थान पर है। ग्रामीण क्षेत्र 44 से घटकर 28 पर पहुंच गए हैं और शहरी क्षेत्र 27 से 18 पर पहुंच गए हैं। IMR का प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेतन, जिसमें मृत्यु दर को इस आधार पर परिभाषित किया जाता है कि 1 वर्ष से कम आयु के प्रति 1000 बच्चों में से कितने बच्चों की मौत हुई है। इसको आप लोग एक बार PDF पे देख लीजिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। अगला है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। क्या है? राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग की घोषणा 4 सितंबर 2025 को की गई। इस साल भी ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास नंबर 1 स्थान पर है। यह स्थान लगातार 10वीं बार इसी रैंक पर स्थित है, जबकि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, IIT मुंबई क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क जो भारत सरकार द्वारा इसको जो है जारी किया गया है, इसमें पहले स्थान पर लगातार IIT मद्रास बना हुआ है 10 बार से लगातार। दूसरे स्थान पर IIT बंगलौर है और तीसरे स्थान पर IIT मुंबई है। अगला देख लेते हैं। इस रैंकिंग में 10वें संस्करण में इंजीनियरिंग, प्रबंधन, विधि, चिकित्सा, कृषि अनुसंधान और सतत विकास सहित 17 श्रेणियों जो है रेखांकित किया गया है। पहला स्थान IIT मद्रास, दूसरा IIT बंगलौर, तीसरा IIT मुंबई, चौथा IIT इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी कौन है? दिल्ली है। 5वें पे है कानपुर। श्रेणीवार शीर्ष स्थान इंजीनियरिंग के लिए IIT मद्रास, IIT दिल्ली, इनोवेशन के लिए IIT मद्रास, अनुसंधान संस्थान के लिए IISc बंगलुरु, चिकित्सा एवं दंत चिकित्सालय के लिए एम्स दिल्ली जो है नंबर 1 पर है, कानून के लिए नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बेंगलुरु में है, कृषि के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दिल्ली है। अगर आपसे पूछे कृषि के लिए सबसे प्रतिष्ठित संस्थान तो वो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली। प्रबंधन के लिए IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलुरु, IIM कोझिकोड। फार्मेसी के लिए जामिया हमदर्द नई दिल्ली, बिट्स पिलानी और पंजाब विश्वविद्यालय। आर्किटेक्चर एवं प्लानिंग के लिए IIT रुड़की, IIT कोझिकोड, IIT खड़गपुर। कॉलेज के में कौन कौन सा है? तो हिंदू कॉलेज नंबर 1 पे, मिरांडा इस बार दूसरे चला गया, पहले मिरांडा नंबर 1 पर आता था। हंसराज कॉलेज तीसरे पे है। राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय जादवपुर विश्वविद्यालय। स्किल के लिए सुब्या स्किल सतत विकास लक्ष्य के लिए IIT मद्रास है। NIRF क्या है? यानी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन कुछ तय मानदंडों पर करता है। हर संस्थानों को 5 पैरामीटर पर परखा जाता है और इन्हीं के आधार पर अंक देकर रैंक तैयार की जाती है। चलिए देख लेते हैं आगे। रैंकिंग का पैरामीटर देख लीजिए। रैंकिंग का पैरामीटर क्या होता है? शिक्षा और सीखना, शोध एवं पेशेवर अभ्यास, स्नातक परिणाम, आउटरीच में समावेशन, धारणा। ठीक, अगला देख लेते हैं। भारत की पहली स्वदेशी 32 बिट चिप विक्रम लॉन्च हुई है। हम लोग इसको पिछले क्लास वन लाइनर वाले क्लास में देखे थे, तो उसमें वन लाइनर में इसको देखा गया था विक्रम 3201 नाम से। ठीक, ये क्या है विक्रम लॉन्च? 32 बिट चिप क्या है? भारत की पहली है, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है। क्या है? इम्पोर्टेंट है। सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में 2 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का पहला स्वदेशी 32 बिट कॉइन माइक्रो प्रोसेसर चिप विक्रम प्रदान कर, क्या नाम है? विक्रम प्रदान कर उनसे लॉन्च किया। यह उपलब्धि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और चिप निर्माण को वैश्वीकरण को बढ़ाएगा। भारत ने 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया था। कब किया था? 2021 में, याद रखिएगा बस। बाकी और इसमें कुछ ऐसा पूछने वाला नहीं है। विक्रम 3001 का नावड़ यात्रा कैसे से चढ़े। PM मोदी ने चिप को डिजिटल डायमंड्स बताया। ठीक, क्या बताया? डिजिटल डायमंड। यह माइक्रो प्रोसेसर जिसे आधिकारिक तौर पर विक्रम 3201 कहा जाता है को इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी मोहाली द्वारा विकसित किया गया है। ये याद रखिए किसके द्वारा विकसित किया गया? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी मोहाली द्वारा।
अगला देख लेते हैं। बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है और बाकी ना कुछ खास नहीं है जहाँ से प्रश्न बनेगा। इतने से प्रश्न बनने की संभावना है जो आपको हाईलाइटर बताया जा रहा है। अगला देख लेते हैं। जनजाति भाषाओं के लिए भारत का पहला AI संचालित अनुवादक आदिवाड़ी। आदिवाड़ी क्या है? ये भी पहला है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जब कोई पहली बार कोई काम होता है, कोई चर्चा का विषय बनता है, तो यहाँ से प्रश्न आयोग का मनपसंद क्षेत्र इसको कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न बनाता है। अभी तक पीछे बनाते हुए आया और देखिए आगे वाले एग्जाम में क्या होता है। तो देखते हैं। जनजाति कार्य मंत्रालय ने जनजाति भाषाओं के लिए भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित अनुवादक आदिवाड़ी, ठीक, आदिवाड़ी के बीटा संस्करण को लॉन्च किया है। कौन सा संस्करण को? बीटा संस्करण को लॉन्च किया है। आदिवाड़ी एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI संचालित अनुवाद उपकरण है जिसकी कल्पना जनजाति भाषाओं पर केंद्रित भविष्य के एक बड़े भाषा मॉडल के विकास के आधार पर के रूप में की गई है। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली IIT दिल्ली के नेतृत्व में बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान पिलानी, अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस आप याद रखिएगा कि आदिवाड़ी किससे संबंधित है। ये जनजाति भाषाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधित है और जनजाति भाषाओं को केंद्रीय भविष्य के लिए बड़े मॉडल में रखना है। ठीक, बस इतना रखिए। जनजाति कार्य मंत्रालय जारी किया गया है और जनजाति भाषाओं के लिए भारत का पहला कृत्रिम है संचालित AI है आदिवाड़ी। अगला देखते हैं। NS के व्यापक मॉड्यूल सर्वेक्षण शिक्षा 2025 जारी किया है। मुख्य बिंदु क्या है इसके जो जारी किए हैं? कब जारी किए हैं? 26 अगस्त को जारी किया गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। कुल छात्र नामांकन में इनकी जिम्मेदारी लगभग 55.9%। इस प्रकार ये शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं प्रश्न बनने के लायक। अगला देख लेते हैं। जामनगर विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत ऊर्जा कॉम्प्लेक्स। तो प्रश्न पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा ऊर्जा कॉम्प्लेक्स तो कहाँ है? जामनगर, जो कि गुजरात में है। तो यह क्या है, किसके द्वारा स्थापित किया गया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गुजरात के जामनगर और कच्छ को एक स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। कंपनी के 48वें वार्षिक अहम बैठक में रिलायंस एनर्जी के निदेशक अनंत अंबानी ने सौर ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज और हाइड्रोजन तकनीक से कंपनी के विशाल निवेश को और संरक्षण निर्माण का खाका प्रस्तुत किया है। धीरू भाई अंबानी गीगा एनर्जी कॉम्प्लेक्स जामनगर में बन रहा है। कहाँ पे? धीरू भाई अंबानी। बस आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत ऊर्जा कॉम्प्लेक्स तो जामनगर गुजरात में है। अगला है। कच्छ में भारत का सबसे बड़ा सौर स्थल। गुजरात के कच्छ में रिलायंस 5.5 एकड़ सिंगापुर से 3 गुना बड़ा एकड़ में एक एकल स्थल में विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजना का निर्माण कर रहा है। इसकी प्रतिदिन 50 मेगावाट और मॉड्यूल की स्थापना की क्षमता होगी। प्रतिदिन 150 किलोवाट बैटरी कंटेनर की स्थापना की क्षमता होगी। यह विशाल सुविधा अगले एक दशक में भारत की लगभग 10% बिजली की मांग को पूरी कर सकती है। चलिए जाकर देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय की भारत की स्कूली शिक्षा पर एकीकृत शिक्षा सूचकांक रिपोर्ट प्रणाली प्लस 2024-25 लॉन्च किया। क्या है? अगस्त 2025 को किया गया है। इसमें भारत की स्कूली शिक्षा का एकीकृत शिक्षा सूचना रिपोर्ट प्रणाली प्लस 2024-25 24-25 के लिए एकीकृत जिला शिक्षा सूचकांक प्रणाली पर एक विशेष रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 18-19 में UDII प्लस की स्थापना के बाद से किसी भी शैक्षणिक वर्ष में पहली बार शिक्षकों की कुल संख्या इतना करोड़ है। इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं, बस इसमें याद रखिएगा कि भारत की स्कूली शिक्षा एकीकृत शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। चलिए आगे देखते हैं। महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक सूचकांक जारी किया गया है।
ये महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहत कर द्वारा अगस्त 2025 में जारी महिला सुरक्षा पर राष्ट्र की वार्षिक सूचकांक रिपोर्ट क्या है? नारी के अनुसार भारत की सुरक्षा स्कोर 65% है, जो महिलाओं की सुरक्षा संबंधी धारा कानून स्थानों पर उनके अनुभव को दर्शाता है। शहरों को इस मानक पर काफी ऊपर नीचे या काफी नीचे प्रदर्शन करने वाले के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह रिपोर्ट 31 शहरों की 22,770 महिलाओं का सर्वेक्षण किया गया है, जिसका प्रकाशन नॉर्थ कैंप विश्वविद्यालय और जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल द्वारा किया गया है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे सुरक्षित महिलाओं के लिए शहर कोहिमा नागालैंड। कहाँ है? नागालैंड का कोहिमा सबसे सुरक्षित शहर में है। उसके बाद विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश और भुवनेश्वर उड़ीसा। आइजोल का जो है मिजोरम का आइजोल, उड़ीसा का भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम और सिक्किम का गंगटोक और अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। ये इतने जो है सबसे सुरक्षित शहर में महिलाओं के आते हैं। जो NARI सूचकांक है, इसमें पटना बिहार, जयपुर राजस्थान का जयपुर, हरियाणा का फरीदाबाद, दिल्ली नई दिल्ली, रांची जो है झारखंड, श्रीनगर जम्मू कश्मीर का श्रीनगर और पश्चिम बंगाल का कोलकाता को महिला सुरक्षा मामले में सबसे निचले स्थान पर रखा गया है। सोच लीजिए, ये सब जो राजधानियां है ना, यहाँ सबसे नीचे रखा गया है। दिल्ली तक को भी सबसे नीचे रखा गया है सुरक्षा के मामले में। महिला सुरक्षा के मामले में कोहिमा और मुंबई जैसे उच्च रैंकिंग वाले शहरों को मजबूती, लैंगिक समानता, नागरिक भागीदारी, अधिक प्रभावी पुलिसिंग और महिला अनुकूल बुनियादी ढांचे के रूप में जोड़ा गया है। पटना और जयपुर जैसे निचला स्थान पर शहरों को कमजोर और संस्थागत प्रतिक्रिया के रूप में जोड़ा गया। इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं, भारत की पहली सेमीकंडक्टर पायलट लाइन सांडर में शुरू की गई है। सांडर जो है गुजरात में है। अश्विनी वैष्णो द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के सांडन में CG पावर द्वारा तो विकसित भारत की पहली पूर्ण पैमाने पर आउटसोर्सिंग सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट पायलट लाइन सुविधाओं में से एक का उद्घाटन किया गया है। सांदड़ स्थित, ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक। अगला देखते हैं, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2025। 29 अगस्त 2025 को केंद्रीय विद्युत मंत्री ने ऊर्जा दक्षता प्रबंधन सुधार में राज्यों की प्रगति का आकलन करने और उसे ट्रैक करने के लिए वर्तमान में राज्य दर्जा सुरक्षा दक्षता सूचकांक का 6ठा संस्करण जारी किया गया है। यह सूचकांक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था संगठन से साथ मिलकर काम कर रहा है। बस इतना इंपॉर्टेंट है और पूछने वाली इतना खास कुछ नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, नीति आयोग ने स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट 2025 जारी की है। नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच में सतत विकास लक्ष्यों पर अपनी VNR रिपोर्ट अगस्त 2025 जारी की है। स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट जारी की है, ठीक। तो यहाँ से कुछ ऐसा प्रश्न जो है बनेगा, देखते हैं कहाँ से बनेगा। SDG को लागू करने पर भारत का दृष्टिकोण क्या है? समग्र सरकार और समग्र समाज का दृष्टिकोण सरकार के सभी स्तरों पर SDG को अपनाया गया है, जिसमें नागरिक समाज की सक्रिय भागीदारी में सहयोग मिला है। सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद, कोई मतलब नहीं, इतना प्रश्न नहीं आता इससे, मतलब यहाँ से प्रश्न बनने की उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। SDG की दिशा में भारत की प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या हैं देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बेसिक वाले प्रश्न बनते हैं, ठीक है। SDG 1 गरीबी कांत भारत में चरम गरीबी स्तर पर 2011-12 के 16.2% से घटकर 2022-23 में 2.3% हो गया है। इससे 141 मिलियन लोग गरीबी से बाहर आए। SDG 2 शून्य भूखमरी
इसमें पूछता है SDG 1 किससे संबंधित है, गरीबी का अंत था, तो SDG 2 शून्य भुखमरी है, SDG 5 लैंगिक समानता है, ठीक है, याद रखिएगा आप। SDG 5 लैंगिक समानता, SDG 6 स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, 7 किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, SDG 9 उद्योग नवाचार और अवसंरचना, ठीक, इतना याद रखिएगा, यही पूछेगा आपसे। और जो ये है वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग 2020 में 48वें स्थान से सुधर कर 2024 में 39वें स्थान पे आ गई है। लगभग 10 अंक का जो है स्थान का सुधार हुआ है। अगला देख लेते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क लॉन्च, क्या है ये? भारत का पहला है। 27 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नई दिल्ली में बायो E3 नीति जो है लॉन्च की है। देखते हैं इसको। यह एक वर्ष में चिन्हित करते हुए भारत का पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क और युवाओं के लिए अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी चुनौतियां लॉन्च किया है। इसमें इतना रखिए, याद रखिएगा बस, किससे संबंधित है। बायो E3 चैलेंज का राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका विषय है सूक्ष्म जीवों, अणुओं, अन्य चीजों का डिजाइन। इस चैलेंज से कक्षा 6 से 12 स्कूली छात्रों, विश्वविद्यालय के छात्रों, शोधकर्ताओं, शिक्षकों, स्टार्टअप और भारतीय नागरिकों को अपने विचार के प्रस्तुत करने के लिए जो है प्रोत्साहन दिया जा रहा है। $300 अरब का पहुंचने की संभावना, अर्थव्यवस्था 2030 तक 2024 में $165.7 बिलियन तक पहुंच गई है भारत की जो है अर्थव्यवस्था। 24 में 30 तक $300 अरब पहुंचने का अनुमान है। अगला देख लेते हैं, राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025। राष्ट्रीय खेल का जो प्रशासन का नया अधिनियम आया है, देख लेते हैं क्या है ये। राष्ट्रपति द्वारा 18 अगस्त को राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 को मंजूरी प्रदान की गई है। यह विधेयक 23 जुलाई को लोकसभा में, 11 अगस्त को राज्यसभा में, यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, पास किया गया था, ठीक है। इसका प्रावधान क्या है? यह कानून भारत में खेल प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेहिता लाने के लिए खेल संघों के व्याप्त भ्रष्टाचार और विवादों को कम करने में सशक्त तंत्र का स्थापना करेगा। कानून में मुख्य प्रावधान क्या है? नए कानून के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन होगा, ठीक। पहला क्या है? खेल बोर्ड का गठन किया जाएगा जो राष्ट्रीय खेल महासंघों को मान्यता देगा, उन्हें निलंबित करेगा और खिलाड़ियों के कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करेगा। बस इतना ही जानिए, और कुछ इसमें ऐसे प्रश्न बनने वाले नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। आयकर संशोधन बिल जो है 2025 पेश किया गया है संसद में, इसको देख लेते हैं। आयकर संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 21 अगस्त 2025 को केंद्रीय सरकार ने नए कानून के रूप में नोटिफाई कर दिया है। 1 अप्रैल 2026 से यह 1961 के आयकर कानून की जगह लेगा। पूछेगा आयकर संशोधन अधिनियम 2025 कब से लागू होगा, तो 1 अप्रैल 2026 से यह लागू होगा, याद रखिएगा। सरकार टैक्स कानूनों को सरल बनाने के लिए नया आयकर संशोधन विधेयक लेकर आई है। इसे संसद में 12 अगस्त को पेश किया गया है, ठीक। नए आयकर अधिनियम 2025 में जो है 1961 के कानून की धाराओं की संख्या 819 से घटकर 536, अध्यायों की संख्या 47 से घटाकर 23 कर दी गई है। बस इतना याद रखिएगा। संशोधन बिल हुआ है, ये लागू कब से होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, ठीक। कौन से कानून की जगह लेगा, तो 1961 के कानून की जगह लेगा, इतना ही याद रखिएगा। यही अपने काम का है। इसका प्रावधान क्या है, ये भी देख लेते हैं मोटा मोटी। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, नए अधिनियम में असेसमेंट ईयर के टैक्स ईयर में परिवर्तित किया गया है, ठीक। किराए पर दी गई संपत्ति के लिए निर्माण पूर्व ब्याज पर छूट मिलेगी, पहले परिभाषा स्पष्ट नहीं थी। करदाता 0 TDS सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे, मूल विधेयक में यह प्रावधान नहीं था। जिनकी कर योग्य आय नहीं है वे बिना ITR फाइल किए रिफंड का दावा कर सकते हैं। जिनका कर योग्य आय नहीं है तो बिना ITR फाइल किए ही रिफंड का दावा कर सकते हैं। शेयर बाजार में नुकसान को अगले वर्ष के समायोजित कर सकेंगे, पहले अनुमति नहीं थी।
बस यही इतना सब इसमें है, याद रखिएगा। अपने एग्जाम की दृष्टि से बहुत कम ही इसमें काम का है, तो जितना काम का था उतना हम लोग देख लिए हैं। अगला देखते हैं, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनिमय अधिनियम 2025 भी जारी किया गया है। ये भी अपने लिए कुछ इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक। इसको आप लोग एक बार पीडीएफ में देख लीजिएगा। चलते हैं आगे, खान एवं खनिज विकास एवं विनिमय संशोधन अधिनियम भी लाया गया है। 19 अगस्त 2025 को खान एवं खनिज विकास और विनिमय संशोधन 2025 पारित किया गया है। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास ट्रस्ट कर दिया गया है। याद रखिएगा इसमें क्या है, याद रखने लायक है। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट का नाम बदलकर राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास ट्रस्ट कर दिया गया है। ठीक है, जो अब विदेशी परियोजनाओं को भी समर्थन देगा, बस। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है जहां से प्रश्न बने। संभावना देखते हैं, भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन अधिनियम 2025। लोकसभा ने 19 अगस्त तथा राज्यसभा में 20 अगस्त को भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन अधिनियम 2025 पारित कर असम के गुवाहाटी में नए IIM की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। तो नया IIM कहाँ है? गुवाहाटी में, ठीक। चलिए देखते हैं आगे, यहाँ से भी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला देखते हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025, ये लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन 2025 पेश किया गया है। इस विधेयक के अनुसार मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्रियों को गंभीर अपराध, न्यूनतम सजा 5 वर्ष के आरोप में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखने में, तो बिना दोष सिद्ध हुए भी उन्हें पद से हटना अनिवार्य होगा। विधेयक में प्रस्ताव क्या है? यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 75 केंद्रीय मंत्रिपरिषद में संशोधन कर नया उपखंड 5A जोड़ेगा, ठीक है। जानी गए किस लिए है? अगर देखते हैं, फिजी के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री सिटिवेनी लिगामा दा राबुका नाम है उनका। क्या नाम है? श्री सिटिवेनी लिगामा दा राबुका, इसको याद रखिएगा, नाम उनका। फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं। उनकी भारत यात्रा अगस्त में हुई थी, बस इतना याद रखिएगा उनका नाम, ठीक। चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ से वही प्रश्न पूछ सकता है, बाकी कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वहां से नहीं है। चलिए देखते हैं अगला, जनजातीय कार्य मंत्रालय का आदि कर्मयोगी अभियान। ये इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। ऐसा प्रश्न पूछता है कि आदि कर्मयोगी अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। आदि कर्मयोगी अभियान जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 19 अगस्त 2025 को शुरू किया गया है। भारत की जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाने के लिए यह एक ऐतिहासिक पहल है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम माना जाता है। 1 लाख जनजातीय प्रधान गांवों में 20 लाख परिवर्तनकारी नेतृत्व को संगठित करना है, ठीक। यह अभियान विकसित भारत 2047 की दृष्टि के अनुरूप जन केंद्रित और समावेशी विकास मॉडल की नींव रखता है, जिसे इसमें जो है सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास। क्या है? सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास सबका विश्वास कहा गया है। यह पहल जनजातीय गौरव वर्ष का केंद्रीय हिस्सा है, जो भारत की जनजातीय विरासत और भविष्य को महत्व रखता है। अभियान के प्रमुख उद्देश्य याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि जनजातीय कर्मयोगी अभियान का उद्देश्य क्या है? उत्तरदायी और जनचलित शासन के सभी स्तरों पर बढ़ावा देना, गवर्नेंस लैब कार्यशालाएं आयोजित कर राज्य से लेकर गांव स्तर तक अधिकारियों की क्षमता बढ़ाना, जनजातीय समुदाय के साथ मिलकर 1 लाख जनजातीय गांव विजन 2030 तक तैयार करना। अगला, बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया है। बस इतना याद रखिएगा, ये बिहार के लिए महत्वपूर्ण है। यूपी PCS प्री में पूछने की संभावना है इसको, बहुत कम। नेशनल एक्सप्रेसवे 9। चलिए आगे देखते हैं, केरल भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये महत्वपूर्ण है।
केरल ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए स्वयं को भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है। मुख्यमंत्री द्वारा यह घोषणा डीजी केरल परियोजना के अंतर्गत पहले चरण की सफलता के बाद 21 अगस्त 2025 को की गई है। कार्यक्रम का सबसे उल्लेखनीय पहलू यह है कि हर आयु वर्ग के भागीदारी इसमें है। यहाँ तक कि 104 वर्षीय प्रतिभागी MA अब्दुल्ला मौलवी बाकवी ने भी प्रशिक्षण पूरा किया है। स्थानीय स्वशासन पंचायती राज नगर निगम के द्वारा किया गया है। इसमें बस आप ये याद रखिएगा कि पहला पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया, तो केरल ने आपको किया। ठीक, केरल पहला डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है डीजी केरल परियोजना के तहत। बस इतना याद रखिएगा इसमें, जो कि आपसे पूछ सकता है कि पहला डिजिटल साक्षर राज्य तो केरल। भारत ने ALMM के तहत 100 गीगावाट सौर PV निर्माण की उपलब्धि प्राप्त की है। ये भी कहाँ कोई इतना वो नहीं है, प्रश्न यहाँ से बनेगा। ठीक, अगले देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में ग्रीन फील्ड हाईवे के निर्माण की जो है घोषणा की गई है। इसमें आपसे पूछ सकता है टाइगर कॉरिडोर कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच और अभ्यारण्य को जोड़ेगा। देखते हैं अगला। देखिए, जहां से प्रश्न एकदम बनना है वहां से आपको हम इंपॉर्टेंट और हाईलाइट करते हुए चलते हैं। बाकी आप PDF से पढ़ते चलिएगा या आपके पास बुक है तो वहां से देख लीजिएगा। नीति आयोग की होम स्टे का पुनर्विचार नीतिगत मार्ग निर्धारण पर रिपोर्ट दी गई है। नेटवर्क पर रिपोर्ट है। ठीक, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत प्रबल तो नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। भारत AIBD के कर्मचारियों के बोर्ड का अध्यक्ष निर्वाचित किया है। भारत AIBD क्या है? एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। यह चुनाव 19 से 21 अगस्त फुकेत थाईलैंड में हुई 23वीं AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस में हुआ। भारत को निर्वाचन में सर्वाधिक मत मिले हैं। अगला है मराठा सैन्य प्रदेश यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपको बन सकता है। ठीक, मराठा शासकों के किलेबंदी प्रणाली को दर्शाने वाला मराठा सैन्य परिदृश्य मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जुलाई 2025 में शामिल किया गया है। सैन्य परिदृश्य में मराठा शासकों द्वारा 17वीं व 19वीं शताब्दी के बीच निर्मित महाराष्ट्र के साल्हेर किला, शिवनेरी किला, ठीक, इसी प्रकार के रायगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, इसी प्रकार के जगह है। तो विश्व धरोहर सूची शामिल करने वाला निर्णय यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति पेरिस फ्रांस में 6 से 16 जुलाई 2025 को संपन्न 47वें सत्र की बैठक में लिया गया है। आगे देखते हैं। इन मराठा किलों के तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखिएगा कि जो मराठे किले हैं मराठा सैन्य प्रदेश के 12 जिले हैं। इसको देख लीजिएगा, 12 जिले। रायगढ़ का किला, रायगढ़ का किला, शिवनेरी का कुड़ा, ठीक, विजय दुर्ग, सिंधुदुर्ग, लोहागढ़, सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, कंठेरी, जिंजी का। ठीक, मैंने याद रखिएगा मराठा सैन्य प्रदेश यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, बस इतना याद रखिएगा। बैरागी क्या है? बैरागी सौरंग रेल लाइन के उद्घाटन के साथ आइजोल भारतीय रेल नक्शे से जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 सितंबर 2025 को मिजोरम के बैरागी सौरंग रेल लाइन का उद्घाटन किया है, जिससे राज्य की राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेल नक्शे से जुड़ गई है, पहली बार जुड़ी है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। बैरागी सौरंग रेल, यहां से प्रश्न पूछ सकता है। इस रेल मार्ग की कुल 48 सुरंग है। कितना किलोमीटर? 12.8 किलोमीटर है। पुलों में पुल की संख्या कितना है? 196 की ऊंचाई संख्या है। ऊंचाई 104 मीटर है, जो दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। इस परियोजना से मिजोरम को देश का मुख्य धारा से जोड़ने के साथ साथ पूर्वोत्तर में व्यापार और पर्यटन को भी नया आयाम मिलने की उम्मीद है। 51.38 किलोमीटर लंबी रेल लाइन परियोजना के तहत एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उत्तर पूर्व में संपर्क और आर्थिक एकीकरण को मजबूत करना है। ठीक, यह नई लाइन कहाँ जोड़ेगी? आइजोल को असम से सिलचर और वहां के पूरे देश को जो है जोड़ेगी। अगला है डीप ओशन मिशन के तहत भारत की सबसे गहरी मानव गोताखोरी। ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं प्रश्न बनने का। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार दिया गया है। ये अपने लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछता है, पहले भी पूछा है, अभी पूछने की पूरी संभावना है। क्या पूछेगा? 2024-25 में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों का वितरण राष्ट्रपति द्वारा 17 जुलाई 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण के 9वें संस्करण में यह पुरस्कार कम उपयोग करें, पुनः चक्रण करें की थीम पर केंद्रित था। इसकी थीम क्या है, यही आपसे पूछ सकती है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इसका थीम महत्वपूर्ण है। वर्ष 2016 में से 73 शहरी स्थानीय निकाय से शुरू हुए इन पुरस्कारों के लिए 4500 से अधिक शहरों को 2024-25 में कवर किया गया है। देखते हैं किसको किसको कैसा पुरस्कार दिया गया है। इस वर्ष इन पुरस्कारों के तहत कुल 78 पुरस्कार 4 श्रेणियों में प्रदान किए गए हैं। पहला है सुपर स्वच्छ लीग शहर। जनसंख्या के आधार पर शहरों की 5 श्रेणियां हैं। विशेष स्वच्छता वाले शहर के लिए यह श्रेणी इस वर्ष की पहली बार ही प्रारंभ की गई है। स्वच्छ शहर रेजिडेंसी पुरस्कार जनसंख्या के आधार पर 5 श्रेणियां हैं। विशेष श्रेणी गंगा शहर, कंटेनमेंट बोर्ड, सफाई मित्र, सुरक्षा तथा महाकुंभ। राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक होनहार स्वच्छ मिनी स्टेडियल पुरस्कार दिया गया है। चलिए अब देखते हैं सुपर लीग पुरस्कार में कौन कौन से शहर हैं। सुपर लीग शहरों को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में पहला पुरस्कार इंदौर मध्य प्रदेश को, दूसरा पुरस्कार गुजरात सूरत को दिया गया है, तीसरा पुरस्कार नवी मुंबई को दिया गया है। लगातार 8वीं बार इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर सुपर लीग में सम्मिलित है। 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में पहले लीग में क्रमशः नोएडा उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और मैसूर कर्नाटक को दिया गया है। याद रखिएगा 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले में नोएडा उत्तर प्रदेश को दिया गया है। याद रखिएगा, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। 50,000 से 3 लाख में पहला नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल को पहला बीटा। 20,000 से कम जनसंख्या वाले में पहला वाले शहरों में भी सुपर लीग को शामिल किया गया। स्वच्छ शहर श्रेणी के पुरस्कार भी जनसंख्या के आधार पर शहरों की 5 श्रेणियों में दिया गया है। इसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर को पहला पुरस्कार, अहमदाबाद को दूसरा, भोपाल को तीसरा पुरस्कार, लखनऊ को दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि पहली बार स्वच्छ शहर श्रेणी के क्या है, स्वच्छ शहर श्रेणी के पुरस्कार में जनसंख्या के आधार 5 श्रेणी में देगा। 10 लाख से अधिक जनसंख्या किसकी में अहमदाबाद को पहला स्थान, भोपाल को दूसरा स्थान और लखनऊ को तीसरा स्थान दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ भी है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि तीसरा पुरस्कार लखनऊ को दिया गया है। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि स्वच्छ शहर श्रेणी में पुरस्कार में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में कौन से 3 शहर हैं? अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ। 3 से 10 लाख के बीच जनसंख्या वाले शहरों में यह पुरस्कार पाने वाले पहले 3 शहर कौन है? मीरा भाईंदर जो कि महाराष्ट्र का है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ का है, जमशेदपुर झारखंड। ठीक, संख्या याद रखिएगा 3 से 10 लाख और 10 लाख से अधिक। उसके बाद 50,000 से 3 लाख देवास को दिया गया है, कराड़ महाराष्ट्र को दिया गया है, करनाल हरियाणा को दिया गया है, गोवा के पणजी को 20,000 से 50,000 जनसंख्या वर्ग में पहला, छत्तीसगढ़ के बिल्हा को 20,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों को, आंध्र प्रदेश के चिकिटी को दूसरा, उत्तर प्रदेश के शाहगंज को ही जनसंख्या के वर्ग में तीसरा पुरस्कार मिला। विशेष श्रेणी के पुरस्कारों में गंगा शहर क्या है? विशेष में गंगा शहर का पुरस्कार प्रयागराज को दिया गया है। ये पूछ सकता है आपका कि सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार किसे दिया गया? गंगा के किनारे बसे शहरों में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? प्रयागराज है, प्रयागराज को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड सिकंदराबाद को दिया गया है जो कि तेलंगाना में है। सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र पुरस्कार ग्रेटर विशाखापट्टनम, जबलपुर और गोरखपुर को दिया गया है। क्या इंपॉर्टेंट है? गोरखपुर, प्रयागराज, ठीक, और बाकी ऊपर आप लोग लखनऊ देख ही चुके हैं। महाकुंभ के दौरान बेहतरीन शहरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार व मेला अधिकारी तथा प्रयागराज नगर निगम को विशेष पुरस्कार दिया गया है महाकुंभ के लिए। इस प्रश्न बन सकता है क्योंकि महाकुंभ महत्वपूर्ण था। ठीक, होनहार स्वच्छ सर्वेक्षण शहरों की 4थी श्रेणी में राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पटना, रायपुर, सोनीपत, ग्वालियर, बठिंडा, आगरा, लालकुआं को पुरस्कार दिया गया है।
इसमें जो याद करने वाले हैं तो इसमें याद रखिएगा कि 3 से 10 लाख में उत्तर प्रदेश नोएडा उत्तर प्रदेश को मिला है, और चंडीगढ़ और मैसूर के पहले में इंदौर, सूरत और नई मुंबई है। और 10 लाख से अधिक वाले में नंबर 1 पे है अहमदाबाद है, भोपाल और लखनऊ है अपना तीसरे स्थान पर, याद रखिएगा। और बेस्ट अवार्ड जो है गंगा सिटी तो प्रयागराज को दिया गया है, और सफाई मित्र को गोरखपुर दिया गया है। महाकुंभ के लिए नगर निगम प्रयागराज, प्रदेश सरकार और मेलाधिकारी को दिया गया। इतना ही अवार्ड आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, पूछता ही हर साल बनता है, इस बार भी बनेगा। अगला देखते हैं। भारत में पशु रक्त आदान और रक्त बैंकों के लिए पहला दिशा निर्देश जारी हुआ है। अपने लिए कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिलीपींस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई है, उनका नाम याद रखिएगा, फर्डिनेंड आन मार्कोस जूनियर फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं। बस इतना याद रखिएगा। उनकी यात्रा कब हुई थी? 5 अगस्त 2025 को हैदराबाद हाउस में बातचीत हुई थी। 4 से 8 अगस्त के बीच वो यहाँ हुए थे। ठीक, उनको 9 समझौते पर ज्ञापन हुआ है, 100 हस्ताक्षर हुआ है। बाकी और इसमें कुछ इतना ज्ञापन ओपन याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। इसरो और नासा के संयुक्त उपग्रह निसार का सफल प्रक्षेपण हुआ है। किसका हुआ है? इसरो और नासा के संयुक्त। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछेगा इसरो और नासा का संयुक्त उपग्रह का नाम क्या है, तो उसका नाम है निसार, याद रखिएगा निसार। इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार किससे संबंधित है? पृथ्वी अवलोकन करने के लिए इसका उपग्रह लॉन्च किया गया है, को 30 जुलाई 2025 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। GSLV S16 रॉकेट द्वारा श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर। उपग्रह निसार का वजन 2393 किलोग्राम है, 2393 किलोग्राम है। ये सब प्रश्न नहीं पूछता है, बस आप याद रखिएगा कि किसका संयुक्त उपग्रह है, तो इसरो और नासा का है। इसरो और नासा के संयुक्त उपग्रह का नाम क्या है? तो निसार नाम है, याद रखिएगा। किसका अवलोकन करेगा? पृथ्वी का अवलोकन करेगा। बस इतना ही याद रखिएगा। यहीं से तीन प्रश्न इससे बनने की संभावना है। तो निसार याद रखेंगे तो आप तीनों याद रख लेंगे, और अवलोकन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। बस चलिए आगे देखते हैं। नागालैंड में लुप्तप्राय एशियाई कछुए को पुनः संरक्षित किया गया है। गंभीर रूप से लुप्तप्राय एशियाई विशालकाय कछुए को नागालैंड के पेरेन जिले और जेनलियांग समुदाय अभयारण्य में पुनः लाया गया है। इस पहल का नेतृत्व नागालैंड वन विभाग भारत कछुआ संरक्षण ने किया है। ठीक, तो नागालैंड में लुप्तप्राय एशियाई कछुए को पुनः संरक्षित किया गया, इतना याद रखिएगा। इन्हें जंगल के छोटे हाथी के रूप में भी माना जाता है। अगला क्या है? कांडला में देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन। कहां पे? कांडला में। स्वच्छ ऊर्जा सतत विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण ने कांडला गुजरात में देश का पहला, कांडला कहाँ है? गुजरात में देश का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। दीनदयाल प्राधिकरण, ठीक, कहाँ? कांडला गुजरात, याद रखिएगा। क्या है? पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र लगाया गया है। बस इतना याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछेगा। अरुणाचल में टाटो द्वितीय जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। टाटो द्वितीय जल विद्युत परियोजना कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, इतना याद रखिएगा बस, और कुछ उसमें प्रश्न नहीं बनेंगे। आगे देखते हैं। गुजरात में देश के पहले ट्राइबल जीनोम सीक्वेंस की शुरुआत हुई है। यह क्या है, इसको भी देखते हैं। गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है जिसने ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसको हम लोग पहले भी देखे हैं, लेकिन यहाँ से रिवीजन कर लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य आदिवासी समुदायों में पाए जाने वाली बीमारियों को समझना और उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा देना है, इसका उद्देश्य है। तो प्रश्न पूछेगा पहले ट्राइबल जीनोम सीक्वेंस की शुरुआत करने वाला पहला राज्य, तो गुजरात है। बस इतना याद रखिएगा। ये प्रश्न वन लाइनर में पूछ सकता है कि कौन शुरू किया है, तो पहले तो गुजरात ने शुरू किया है। गुजरात किसके द्वारा किया है? गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर द्वारा। गुजरात में जनजाति आबादी के लिए जीनोम डेटाबेस का निर्माण करना है। यह परियोजना क्या है? गुजरात में जनजाति आबादी के लिए जीनोम डेटाबेस का निर्माण करना। बस देश का पहला ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग का प्रयोग हुआ है। देश में पहला है ये
तो ये भी महत्वपूर्ण है, कहाँ हुआ है। राजस्थान के राज्य कृषि विभाग के क्षेत्र में जल संकट को दूर करने के लिए राजस्थान के रामगढ़ झील को पुनर्जीवित करने के लिए पहली बार ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग मतलब कृत्रिम वर्षा का प्रयोग 12 अगस्त 2025 को शुरू किया गया, जो पहले चरण में विफल रहा, लेकिन 1 सितंबर 2025 को एक्सेल 1 द्वारा कृत्रिम वर्षा कराने में सफलता मिली है। बस इतना याद रखिएगा कि क्लाउड सीडिंग करने वाला पहला राज्य, कृत्रिम वर्षा कराने वाला पहला राज्य तो राजस्थान। यहीं से आपको यही मतलब इसमें से एक प्रश्न बनने की संभावना है। तो क्लाउड सीडिंग होता क्या है ये भी देख लेते हैं। क्लाउड सीडिंग एक मौसम परिवर्तित तकनीक है जिसके माध्यम से वर्षा की मात्रा बढ़ाने के लिए बादलों में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड तथा शुष्क बर्फ जैसे रसायनों का छिड़काव किया गया है। ये रसायन जल बूंदों के निर्माण हेतु नाभिक का कार्य करते हैं जिससे वर्षा होती है। चलिए अगला देखते हैं। देश का पहला राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्ट सूचकांक लॉन्च हुआ है। देश का पहला, ठीक, देखते हैं क्या है ये। 12 अगस्त 2025 को देश का पहला राज्य स्वच्छ नियामक उत्कृष्ट सूचकांक स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स लॉन्च किया गया, जो भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्या है यह देश की अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य क्या है, एक पारदर्शी और डाटा आधारित ढांचे के माध्यम से राज्य स्तरीय दवा नियामक प्रणालियों का मूल्यांकन और सुदृढ़ीकरण करना है। यह कार्यक्रम भारत में दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता पर बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है कि देश के हर नागरिक स्थान की परवाह किए बिना को सुरक्षित और प्रभावी दवाएं मिले। भारत की औषधि क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है और वैश्विक स्तर पर सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए ये कारण इसे फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, तो भारत। चलिए बस इतना इसमें याद रखिएगा। क्या पूछ सकता है इसमें कि पहला राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक लॉन्च किया गया है, तो यह क्या है, अब भारत द्वारा लॉन्च किया गया। बस बाकी और कुछ इसमें नहीं बनेगा। भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन का सेवा का उद्घाटन हुआ है, ये पूछ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2025 को भारत की सबसे लंबी रूट वंदे भारत ट्रेन नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है। नागपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर यह उद्घाटन समारोह नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुए, तो ऐसा कोई मतलब है नहीं कि कौन कौन था वहां मौजूद, ये नहीं मतलब है। ये कहां से, नागपुर से पुणे लगभग 12 घंटे का, अभी तक जितनी चल रही थी वो 8 घंटे 7 घंटे 9 घंटे का समय लेती थी, ये 12 घंटे का लेगी। बस इतना रखिएगा। अगला देखिए, एशिया के सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रम का सफल परीक्षण हुआ है। कहाँ हुआ है इसको देख लेते हैं। एशिया सबसे बड़ी है इसलिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक, इसको इंपॉर्टेंट में कर लीजिएगा आप। 7 अगस्त 2025 को एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्राक्ष का सफल परीक्षण संचालन किया। 4.5 किलोमीटर लंबाई में फैली यह विशाल मालगाड़ी भारत में माल परिवहन को बदलने की क्षमता रखती है, ठीक। ये चली कहां से कहां तक यह मालगाड़ी, ये महत्वपूर्ण है। ये मालगाड़ी जो है कहां से कहां तक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन के यह परीक्षण दौड़ गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन चंदौली उत्तर प्रदेश में है, गढ़वा झारखंड के बीच आयोजित की गई थी, जिसमें 209 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 10 मिनट में 40.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय की थी। कितने इसमें वो लगे थे, 354 वैगन और 7 इंजन लगे थे इसमें, जिनमें 2 सबसे आगे और प्रत्येक रैक के 59 बोगियों के बाद एक इंजन लगा, ठीक। बस इसमें क्या महत्वपूर्ण है कि कहां से कहां तक चली है, तो गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन चंदौली उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड के बीच चली है। पहला फैक्ट। इसका नाम क्या है, दूसरा फैक्ट है इसका नाम रुद्राक्ष, ठीक, रुद्राक्ष है, 2 हो गया। और तीसरा, इसमें कितने वैगन लगे थे, तो 354 और 7 इंजन लगे थे। खैर ये बहुत फैक्ट हो जाएगा, नहीं पूछेगा, लेकिन कहां से कहां चला था और इसका नाम जरूर पूछ सकता है। अगला देखते हैं। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ है। इसका भी कोई अपने महत्व नहीं है प्रश्न,
नहीं बनने की संभावना इसमें नहीं है। पशु स्टेम सेल बायो बैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला कहाँ हुआ है, बस इतना याद रखिएगा, हैदराबाद। राष्ट्रीय पशु जैव संस्थान ने भारत में अपनी तरह के पहले अत्याधुनिक, ठीक, बस इतना याद रखिएगा। बाल न्याय अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों के पैनल में शामिल करने वाला पंजाब पहला राज्य है। क्या इसमें पूछ सकता है कि बाल न्याय अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य पंजाब, बस इतना याद रखिएगा, इसका हेडलाइन ही, बाकी और इसमें कुछ पूछेगा नहीं। लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश का पहला वनस्पति उद्यान है। केंद्र शासित प्रदेश का पहला वनस्पति उद्यान देख लेते हैं कौन सा है। पूर्वी लद्दाख के स्योक गांव जो गलवान घाटी मार्ग पर स्थित है। कहाँ पे, गलवान घाटी मार्ग पर स्योक गांव में शीघ्र ही केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान बोटानिकल गार्डन बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 10 हेक्टेयर बंजर समुदाय भूमि को एक हरित पारिस्थितिकी क्षेत्र के लिए परिवर्तित जो है इसका संरक्षण हेतु किया जा रहा है। बस याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश का पहला वनस्पति उद्यान तो लद्दाख, बस बाकी और कुछ इसमें पूछने के नहीं। अगला, दिल्ली विधानसभा पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित देश की पहली विधानसभा है, बस इतना याद रखिएगा। क्या पूछेगा, सौर ऊर्जा से संचालित देश की पहली विधानसभा तो दिल्ली विधानसभा है, बस और कुछ नहीं पूछेगा। आगे देखते हैं, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट परियोजना के तहत पहली इमारत का उद्घाटन हुआ है। देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट परियोजना के तहत पहली इमारत कर्तव्य भवन का 6 अगस्त को उद्घाटन किया गया है, जो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना का एक प्रमुख तत्व है। कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया गया है कहाँ पे, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत एक प्रमुख तत्व है, बस इतना याद रखिएगा और कुछ नहीं। कि कर्तव्य भवन का उद्घाटन हुआ है, वो पहली इमारत है, कहाँ पे हुआ है, दिल्ली में हुआ है। बस विश्व का पहला ऊर्जा संरक्षण उद्यान, विश्व का पहला है तो देख लेते हैं क्या है। 30 अगस्त 2025 को तेलंगाना के राज्यपाल विष्णुदेव शर्मा ने हैदराबाद के कान्हा शांतिवन में बाबूजी वनम, क्या बाबूजी वनम का उद्घाटन किया। इसे विश्व का पहला ऊर्जा संरक्षण उद्यान माना जाता है। इसे सांस्कृतिक मंत्रालय और हार्टफुलनेस संस्था के सहयोग से बाबूजी महाराज के 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में विकसित किया गया है। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के कान्हा गांव में स्थित है। कहाँ पे, कान्हा गांव, याद रखिएगा कान्हा गांव। विश्व का पहला ऊर्जा संरक्षण तेलंगाना में किस गांव में, कान्हा गांव में, बस यही इसमें महत्वपूर्ण है। नाम क्या है, बाबूजी वनम, बाबूजी वनम याद रखिएगा, कान्हा गांव याद रखिएगा, ठीक, यही पूछा जाएगा। और पहला ऊर्जा संरक्षण उद्यान, बस बाकी और कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है राष्ट्रीय औषधि प्रदाप बोर्ड ने पौधे के संरक्षण के 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कोई बात नहीं, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, भारत पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला पहला देश बना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछेगा आपसे कि पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला पहला देश तो भारत है। अब क्या है डिजिटल लाइब्रेरी, देख लेते हैं। पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी को जुलाई 2025 में शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके भारत की समृद्धि परंपरा चिकित्सा प्रणाली का संरक्षण और संवर्धन करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे वैश्विक स्वास्थ्य सेवा नवाचार के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बताया है। ठीक, आगे देखते हैं। बस याद रखिएगा क्या है, भारत का पहला डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला पहला देश दुनिया का भारत है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है ज्ञान को अधिक सुलभ और वैज्ञानिक रूप से उपयोग करना ताकि पारंपरिक उपचार पद्धतियों को आधुनिक चिकित्सा में प्रयोग किया जा सके। चलिए आगे देखते हैं। 16वीं शेर जनसंख्या रिपोर्ट 2025, भारत में एशिया शेरों की आबादी का उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 10 अगस्त 2025 को जारी 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश में
शेरों की आबादी 2020 से 25 के बीच 674 से बढ़कर 891 हो गई है, यानी सीधे 32% की वृद्धि हुई है। तो आपसे यहाँ क्या क्या पूछ सकता है कि शेर जनसंख्या रिपोर्ट जो जारी हुई कौन सी है, 16वीं है। शेरों की संख्या कितनी है, 891 है। पहले कितना था, 674 से बढ़कर 891, 32% की वृद्धि हुई है। 10 अगस्त को शेर दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, इतना ही याद रखिएगा, उसमें और कुछ खास नहीं है। गुजरात के, इसमें और देख लेते हैं पॉइंट, गुजरात के अमरेली जिले में शेरों की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई है। कहाँ पे, अमरेली जिले में। ठीक, अमरेली जिले में शेरों की सर्वाधिक संख्या दर्ज की है। 82 वयस्क और 177 मादा, 77 शावक है। अगला देखते हैं, केरल 2020-25 के संरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय मूल्यांकन शीर्ष पर है। क्या क्या है इस मूल्यांकन में, देखते हैं। केरल को राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020 चक्र में भारत का सर्वोच्च स्थान प्रदान करने वाला राज्य घोषित किया गया है। यह केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसका मूल्यांकन केरल को 76.22% स्कोर मिला है। यह एकमात्र राज्य है जिसे बहुत अच्छा राज्य की रेटिंग प्राप्त हुई है। केरल सबसे अच्छा, बहुत अच्छा, कर्नाटक अच्छा, पंजाब अच्छा और हिमाचल प्रदेश अच्छा। केरल के प्रमुख संरक्षित क्षेत्र में एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को देश का शीर्ष पार्क माना गया है। दक्षिणी पश्चिमी घाट में स्थित इस पार्क का क्षेत्रफल 97 वर्ग किलोमीटर है। तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान भी आपसे पूछ सकता है, तो कहाँ है, केरल में है। ठीक, यही आप याद रखिएगा। और अगला है, पश्चिमी घाट को यूनेस्को विश्व धरोहर क्षेत्र में शामिल, इसका स्कोर 92.97%। देश में सर्वाधिक, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान को 92.9 रेटिंग प्राप्त हुई है। केरल का मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्रफल 12.82 वर्ग किलोमीटर है, स्कोर 90.63%। गैलेक्सी मेढक की एकमात्र ज्ञात प्रजाति पाई गई है। चलिए देखते हैं अगला। शेष में ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं, इससे पूछेगा शीर्ष जो राज्य है तो वो केरल है, राष्ट्रीय मूल्यांकन क्षेत्र में संरक्षित क्षेत्रों में। ठीक, अगला, शिक्षा मंत्रालय का प्रदर्शन ग्रेडिंग मूल्यांकन 2.0। यहाँ से प्रश्न तो इतना खास नहीं पूछेगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश में देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली। 25 जून 2025 को विजयवाड़ा में अमरावती क्वांटम वैली कार्यशाला के दौरान भारत ने क्वांटम तकनीक क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल के तहत आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली की स्थापना की घोषणा की है। इस वैली की स्थापना जनवरी 2026 तक की जाएगी, जो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के उद्देश्य के अनुरूप है। अगला देखते हैं, केरल में भारत का पहला तितली अभ्यारण्य, केरल में हुआ पहला। ठीक, पूछ सकता है, भारत का पहला केरल में तितली अभ्यारण्य है। 18 जून 2025 को केरल राज्य वन्य जीव बोर्ड ने राज्य के अरलम, कहाँ पे, अरलम अभ्यारण्य को भारत का पहला तितली अभ्यारण्य घोषित किया है, जो 25 वर्षों के संरक्षण प्रयासों, सर्वेक्षण और राज्य वन विभाग, मालाबार नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के पर्यावरणविदों के शोधकर्ताओं के सतत प्रयास का परिणाम है। केरल के कन्नूर जिले में स्थित अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम परिवर्तित कर अब अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया है। पश्चिमी घाट की हरियाली में फैले 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को विस्तारित इस घटना में 266 से अधिक तितली प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। अरलम में बटरफ्लाई सफारी ट्रेल जैसे गाइड भ्रमण यात्राएं संचालित की जाती हैं। अगला है, नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली सभा का बैठक हुआ है, सभा हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली सभा का बैठक कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कि भारत में पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ है, केरल में, उसका नाम क्या है, अरलम अभ्यारण्य। अगला है, नई दिल्ली में 16 जून, इस मतलब यही है, नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय, इसको देख लेते हैं कब हुआ है, 16 जून को हुआ है।
पहली सभा आयोजित की गई नई दिल्ली में। देखते हैं आगे। यह महासभा 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों प्रजाति बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग की एक बड़ा कदम साबित होगा। बस इतना याद रखिएगा। और इसमें एक और फैक्ट देख लीजिएगा कि भारत के 9 देशों में अपनी भागीदारी को फिर से पुष्टि की है, जो इस प्रकार है: भूटान, कंबोडिया, एस्वातिया, गिनी, भारत, लाइबेरिया, सूरीनाम, सोमालिया और कजाकिस्तान इसमें शामिल हुए थे। HAL का इसरो में SLV तकनीक हस्तांतरण समझौता हुआ है। चलिए छोड़िए, नहीं समझ में आएगा और नहीं यहाँ से प्रश्न आएंगे। अगला क्या है? डसाल्ट रिलायंस एविएशन लिमिटेड द्वारा फाल्कन 2000 जेट का उत्पादन। ये क्या है? फ्रांस ने डसाल्ट एविएशन कंपनी की घोषणा की है कि वह फाल्कन 2000 LX बिजनेस एग्जीक्यूटिव बनाने के लिए भारत में असेंबल लाइन बनाएगी, जिसकी घोषणा 2025 पेरिस एयर शो में किया गया था। ठीक है, छोड़िए, यहाँ से भी प्रश्न नहीं बनेंगे। सेफ्रॉन HAL और इंजन के पार्ट्स बनाने का समझौता। ठीक, यहाँ ये इसको भी छोड़ के चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 16वीं जनगणना 2027 में अधिसूचित हुई है, ये देख लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 16 जून 2025 को 2027 जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी है। भारत में 4 जून 2025 को 16 वर्षों के बाद जनगणना 2027 कराने की घोषणा की है, जो 2 चरणों में होगी। इसमें पहली बार जातिगत जनगणना भी शामिल होगी। यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी और स्वतंत्र भारत में पहली ऐसी जनगणना होगी जिसमें जातियों की गणना भी शामिल होगी। अधिकांश क्षेत्रों के लिए 1 मार्च 2027 तक रखी गई है, जबकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों को 1 अक्टूबर 2026 से होगी। बस इतना याद रखिएगा कि जनगणना कब होगी? 1 मार्च 2026। जनगणना 2027 जिसे 28 फरवरी 2027 तक किया गया है। 1 मार्च 2027 को सुबह 12 बजे के पहले चरण में गृह सूचीकरण के दूसरे में जनसंख्या गणना होगी। बस इतना रखिएगा कि ये 2027 में। ठीक, भारत नॉर्वे के सहयोग से पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। किसके सहयोग से? नॉर्वे के सहयोग से। भारत ने गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड और नॉर्वे के कोंग्सबर्ग कंपनी के बीच रणनीतिक साझेदारी के तहत अपना पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने का ऐतिहासिक समझौता किया है। 3 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो भारत की ध्रुवीय अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत करने और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। बस इतना याद रखिएगा, किसके सहयोग से? नॉर्वे के सहयोग से, और इसमें कुछ नहीं पूछेगा। अगला है, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला पथ ओवरपास कॉरिडोर बना है। प्रश्न पूछेगा, भारत का पहला पथ ओवरपास कॉरिडोर कहाँ बना है? कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बना है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। भारत में खुरदारी जानवरों की जनसंख्या का आकलन क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और वर्ल्ड वाइल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जारी विस्तृत रिपोर्ट में भारत के जंगलों में खुरधारी स्तनधारियों की आबादी का आकलन किया जाएगा। इसके अनुसार चीतल सबसे अधिक संख्या में पाया जाने वाला खुरधारी स्तनधारी, जो विभिन्न प्रकार के आवासों में जीवित रह सकता है। और भारत के जंगलों में बाघों के मुख्य शिकार के रूप में चीतल, सांभर, बड़ा हिरन, गौर, भारतीय बाइसन प्रमुख है। गौर घने जंगलों और ऊबड़ खाबड़ इलाकों में भी पाया जाता है। कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं, चलिए आगे देखते हैं। देश का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जेन किसके द्वारा? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा। भारत जेन भारतीय भाषाओं के लिए देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का शुभारंभ है। भारत जेन 22 भारतीय भाषाओं में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सरकार द्वारा वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। बस इतना ही इसमें ध्यान दीजिएगा।
चलिए आगे देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा चेनाब रेल ब्रिज तथा भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खाल कहाँ पे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून 2025 को जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर चेनाब रेल ब्रिज और अंजी नदी पर चेनाब नदी की एक सहायक नदी पर, जो कि एक चेनाब की सहायक नदी है, अंजी नदी चेनाब की सहायक नदी है, पर अंजी खाद ब्रिज का उद्घाटन किया। यह पुल रियासी जिले और कौरी और बक्कल से जोड़ता है। चेनाब रेलवे ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? 359। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। ठीक, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है, जो फ्रांस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। इसकी लंबाई 1315 मीटर है। बस इतना याद रखिएगा। और कुछ इसमें देख लेते हैं, ये एक दो पॉइंट और इसमें। अंजी खाद ब्रिज भारत का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज होने के साथ ही चेनाब रेल ब्रिज के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। चेनाब और अंजी खाद ब्रिज जम्मू कश्मीर के उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। यह रेल नेटवर्क 272 किलोमीटर लंबा है। इसे कितना 43,000 करोड़ रुपए की लागत आई है, पूछेगा नहीं लेकिन याद रखिएगा। मिजोरम देश का पहला, गोवा दूसरा, त्रिपुरा तीसरा और हिमाचल चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। कौन कौन से हैं? पहले पे है मिजोरम, दूसरे पे है गोवा, तीसरे त्रिपुरा और चौथा हिमाचल पर पूर्ण साक्षर राज्य बन गए हैं ये लोग। ठीक। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। 2025 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के पूर्ण साक्षर राज्य बनाने की घोषणा की है। इस उपलब्धि के साथ हिमाचल साक्षर राज्य बनने वाला मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा के बाद चौथा राज्य बन गया है। वर्तमान में राज्य की साक्षरता दर कितनी है? 99.3। ठीक है, ये नहीं माने रखता है, बस याद रखिएगा कि पूर्ण साक्षर राज्य कौन कौन से हैं, पहला कौन है, दूसरा कौन, तीसरा, चौथा। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक। मई 2025 में, कब? मई 2025 में भारत के 2 राज्य मिजोरम और गोवा ने पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा की। वहीं जून 2025 में त्रिपुरा पूर्ण साक्षर देश बनने का तीसरा राज्य बन गया था। चौथा हिमाचल प्रदेश आप लोग देख ही रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। गोवा के 39वें राज्य स्थापना दिवस 30 मई 2025 के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा नव भारत साक्षर कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया था। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री द्वारा 30 जून 2025 को उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम के तहत त्रिपुरा को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया था। उल्लास योजना, जिसे 2022 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, भारत को 2030 तक पूर्ण साक्षर राज्य बनाने की दिशा में चलाई जा रही है। केंद्रीय परियोजना है उल्लास, याद रखिएगा, ये उल्लास इंपॉर्टेंट है। उल्लास परियोजना किससे संबंधित है? तो भारत को 2030 तक पूर्ण साक्षर राज्य बनाने का जो है क्या रखा गया है उद्देश्य, 2030 तक। अगला देखते हैं, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर क्या है? 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 26 नागरिकों की मृत्यु के बाद भारत ने 7 से 10 मई 2025 के बीच ऑपरेशन सिंदूर जो है शुरू किया था। बस इतना याद रखिएगा। ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 का शुभारंभ हुआ है। यह क्या है? पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत एडवांस इंडेक्स का शुभारंभ किया। यह शुरुआत 26-27 मई 2025 को नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय राइट शॉक के दौरान की गई। इस पहल का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप बेहतर योजना, निगरानी, शासन के लिए सशक्त उपकरण प्रदान करना है। यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम है। अगला देखते हैं, उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हुआ है। कहाँ हुआ है? मेटकाफ हाउस नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। यहाँ से भी प्रश्न नहीं बनने की संभावना है। अगला देखते हैं, स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की क्या है? स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी दी है। बस इतना याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर का पहला भूतापी उत्पादन सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालय अध्ययन केंद्र
पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग में भारत के पहले भूतापी उत्पादन कुएं को सफलतापूर्वक खुदाई की है। बस इतने रखिएगा। पहला भूतापी कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। यहीं से प्रश्न आपसे पूछेगा। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर का पहला भूतापी उत्पादन। भारतीय रेलवे ने पहले 9000 HP वाले इलेक्ट्रॉनिक इंजन का उद्घाटन किया है गुजरात के दाहोद में। ठीक, बस इतना याद रखिएगा और कुछ इसमें खास नहीं है। तमिलनाडु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नीति क्या है? यह भी अपने लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तमिलनाडु की है। चलिए आगे देखते हैं। भारत क्या है? भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा AI न्यूज एंकर अंकिता। ये देख लीजिएगा एक बार, पूछ सकता है। पहली है, पूछ सकता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 15 मई 2025 को सोशल मीडिया के माध्यम से असमिया में कैबिनेट मीटिंग के मुख्य अंश प्रस्तुत करने के लिए भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा की AI न्यूज एंकर अंकिता का अनावरण किया है। अंकिता किससे संबंधित है? आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो पहली क्षेत्रीय भाषाई AI न्यूज एंकर है। बस इतना रखिए, भारत की पहली। अगला है भारत की डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर के ध्रुव नीति। क्या है? ध्रुव नीति। भारत सरकार ने डाक विभाग के माध्यम से ध्रुव नीति संदर्भ और वर्चुअल एड्रेस के डिजिटल हब है। यहाँ से भी कोई प्रश्न बनने का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। अगला देखते हैं। देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट राष्ट्र को समर्पित। 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विजिजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया है। तो विजिजन अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह याद रखिएगा। ठीक, लागत 8800 करोड़। कोई इतना पूछने की संभावना कम है, लेकिन याद रखिएगा कहाँ पर है। तो केरल के तिरुवनंतपुरम में है। अगला है तेलंगाना सरकार ने कवाल में बाघ गलियारे को कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। इसको देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आदेश जारी कर कवाल टाइगर रिजर्व जो कि तेलंगाना में है। याद रखिएगा कवाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? तेलंगाना में है। ताडोबा आंधरी टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण बाघ गलियारा, उसका नाम है कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व के रूप में घोषित किया है। महाराष्ट्र का क्या है? ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व और तेलंगाना का है कवाल टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये लगभग 1493 वर्ग किलोमीटर में फैला यह 9 घोषित रिजर्व भारत की बड़ी बिल्लियों की आबादी और मध्य भारतीय परिदृश्य में अन्य महत्वपूर्ण जैव विविधता की रक्षा के प्रयासों को मजबूत करेगा। कुमाराम भीम आसिफाबाद जिले तेलंगाना में स्थित है, जो आसिफाबाद और कागज नगर डिवीजन में फैला हुआ है। इसमें 10 मंडल शामिल हैं। ये सब मतलब नहीं है, बस ये रखिएगा। ये कहाँ पे स्थित है? आसिफाबाद जिले में, जो कि तेलंगाना में है। जो संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया उसका नाम क्या है? कुमराम भीम संरक्षण रिजर्व। बस इतना रखिएगा। देखते हैं अगला। बेंगलुरु अधिनियम आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी। ये क्या है? हाल ही में बंगलौर में आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है, जिससे अब मेट्रो शहर किनारे पर रहने वाले स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले जंगली तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या वाला शहर बन गया है। बंगलौर के बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो कि कड़ी सुरक्षा और बेहतर शिकार उपलब्धता के साथ जो है यहाँ पर कारण इनके जो है अस्तित्व बढ़ रहा है। कहाँ पे? बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? बेंगलुरु। ठीक, ये आपसे पूछ सकता है। तो पूछेगा भारत में तेंदुआ राजधानी, तो कहाँ पर? बेंगलुरु। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के नौरादेही अभ्यारण्य चीतों के तीसरा अस्थायी आवास हुआ है। चीतों के पुनर्वास की दिशा में भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। मध्य प्रदेश जो अब चीता स्टेट के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है, जल्द ही नौरादेही अभ्यारण्य को चीते का तीसरा अस्थायी आवास बनाएगा। ये सागर और दमोह जिले में है। ठीक, अगला देखते हैं। चिली के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। राष्ट्रपति का नाम क्या था? ग्राबियल वेरिक पॉन्ट। इतना याद रखिएगा बस, और इसमें कुछ पूछेगा नहीं। अगला, दुबई के क्राउन प्रिंस शेख अहमद बिन मोहम्मद की भारत यात्रा हुई है। कब हुई है? 8 से 9 अप्रैल 2025। बस, और कुछ इसमें पूछने का वो नहीं है। चलिए अगला देखते हैं।
श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हुए हैं। 17 अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने भारत के धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता और भरत मुनि रचित नाट्य शास्त्र को इस वर्ष यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया है। बस इतना याद रखिएगा किसको शामिल किया है। मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में किसको किसको शामिल किया गया है? श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र। चलिए अगला देखते हैं। भारत की IGI दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में है, 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है। इसको भी प्रश्न नहीं पूछेगा, जानकारी के लिए रखिए आप लोग। 5 विदेशी विश्वविद्यालय के कैंपस भारत में खोले जा रहे हैं, ये यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। देखते हैं इसको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर देश में स्थापित करने की अनुशंसा के बाद ऑस्ट्रेलिया की वोलोंगोंग और डिफिन यूनिवर्सिटीज के लिए गांधीनगर गिफ्ट सिटी में संचालित कहाँ? गुजरात में खोली जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया की वोलोंगोंग और डिकिन यूनिवर्सिटी कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात गिफ्ट सिटी में संचालित होंगी। ब्रिटेन की साउथ हैम्पटन यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में और नोएडा में भी है, देख लेते हैं अभी आगे। इन विदेशी विश्वविद्यालयों में इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारत में कैंपस स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है। कौन सा? इलिनॉइस। ब्रिटेन स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल ला, बिजनेस व हेल्थ साइंस जैसे पढ़ाई के लिए विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न स्थित यूनिवर्सिटी बिजनेस IT, ठीक, ये सब भी शामिल हो रहे हैं। अगला है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी को टेक्नोलॉजी व रिसर्च पढ़ाई के लिए प्रसिद्ध प्राप्त है। इसे उत्तर प्रदेश से ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। आपसे इंपॉर्टेंट यही पूछ सकता है कि वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ग्रेटर नोएडा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। चलिए अगला देख लेते हैं। पुडुचेरी नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल है। यह क्या है? 9 जून 2025 को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में राष्ट्रीय विधानसभा एप्लीकेशन नेवा में शामिल होने वाला देश का 29वां विधानसभा मंडल बन गया है। ठीक, 29वां है तो इतना कोई पूछने को नहीं है। दीव भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला है। ये लोग हम लोग इसको देख चुके हैं, लेकिन यहाँ भी रिवीजन कर लीजिए। दीव जो दादर एवं नगर हवेली, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है। भारत का पहला ऐसा जिला बन गया है जो अपनी संपूर्ण ऊर्जा आवश्यकता को सौर ऊर्जा से पूरा कर रहा है। छोटा जिला है तो बना लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट। भारत में महापंजीयन द्वारा 7 मई 2025 को नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। चलिए इसको भी देख लीजिएगा, कोई इससे खास प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। एक बार आप लोग इसको रीडिंग कर लीजिएगा। अगला है राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2025। ग्राम पंचायतों या समकक्ष पारंपरिक स्थानीय निकायों में सेवा वितरण को गहरा करने के लिए जमीनी स्तर पर की पहल शुरू की गई है। स्वर्ण पुरस्कार रोहिणी ग्राम पंचायत को, महाराष्ट्र, ठीक। रजत पुरस्कार पश्चिमी माजलिसपुर ग्राम पंचायत, अराड़ी ब्लॉक, पश्चिम त्रिपुरा जिला। जूरी पुरस्कार पालसाना ग्राम पंचायत, सूरत जिला। सुगाकाटी ग्राम पंचायत, फिरोजपुर जिला, उड़ीसा। यह पुरस्कार 9 से 10 जून विशाखापट्टनम मध्य प्रदेश राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन का दिया गया। महाराष्ट्र के झुड़पी जंगल भूमि को सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि घोषित किया है। झुड़पी जंगल भूमि को सुप्रीम कोर्ट ने क्या? वन भूमि घोषित किया है। बस इतना रखिएगा। कहाँ पर स्थित है? नागपुर, चंद्रपुर और गढ़चिरौली, भंडार, वर्धा और गोंदिया। अगला है अंगोला के राष्ट्रपति की भारत यात्रा। उनका नाम क्या है? जोआओ मैनुएल गोकाल्वेस लारेक्को नाम है। लारेक्को याद रखिएगा, उनका नाम ही पूछ सकता है बस, बाकी और कुछ इसमें खास नहीं है। अंगोला के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई है। अगला है कोझिकोड WHO के वैश्विक आयु अनुकूल शहर में नेटवर्क में शामिल है। केरल के कोझिकोड शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंड सिटीज एंड कम्युनिटीज में शामिल किया गया है। ठीक, बस इतना रखिएगा। WHO के वैश्विक अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल शहर कौन है? कोझिकोड शहर है। चलिए आगे देखते हैं। उड़ीसा सरकार की शहरी विकास के लिए अंकुर पहल।
अंकुर पहल किसके द्वारा जारी किया गया है? तो जारी किया गया उड़ीसा सरकार द्वारा, इतना याद रखिएगा, बाकी आप कुछ इसमें नहीं खास। चेन्नई में भारत के पहले कृत्रिम ड्रोन स्वदेशी केंद्र का उद्घाटन हुआ है। ठीक है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री क्या है? चेन्नई में भारत पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन। छोड़िए इसको, कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण का सुविधा है, बस इतना याद रखिएगा। इसमें क्या याद करना है? पहले कृषि स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ? चेन्नई, भारत के चेन्नई में किया गया है। अगला है राजस्थान स्थित खीजन और मेवाड़ रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। इसको देख लेते हैं कौन कौन सा है। राजस्थान के 2 आर्द्रभूमि खीचन, फलोदी और मीनार, उदयपुर को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइटों में शामिल किया गया है। भारत में रामसर साइट कितना? 91 हो गई है जून तक। नवीनतम घोषित 2 आर्द्रभूमि में खीचन फलोदी राजस्थान और मेडान उदयपुर राजस्थान पक्षी गांव के रूप में प्रसिद्ध है। 150 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। दिल्ली में भारत का पहला इलेक्ट्रिकल कचरा इको पार्क। दिल्ली सरकार ने भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा वेस्ट इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। अत्यधिक सुविधा उत्तर दिल्ली के होलंबी कला क्षेत्र में बनाई जाएगी। इससे सर्कुलर इकोनॉमिक, ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना कम है, बस इतना याद रखिएगा। भारत का, बस इसके हेडलाइन से प्रश्न बन सकता है, भारत का पहला इलेक्ट्रिकल कचरा इको पार्क तो दिल्ली। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा सरकार ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया है। 107वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया। पूर्वी राज्य के भीतरकनिका के बाद दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। बस इतना याद रखिएगा। कहाँ पे? मयूरभंज जिले में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? मयूरभंज जिला, उड़ीसा में। अगला है महाराष्ट्र के डीपीएस फ्लेमिंगो झील संरक्षण रिजर्व घोषित। ये कहाँ पे है? वन जीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महाराष्ट्र वन्यजीव बोर्ड ने अप्रैल 2025 में आधिकारिक रूप से नई मुंबई के डीपीएस फ्लेमिंगो में झील को संरक्षण किया। ठाणे के क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य से जुड़ी हुई आर्द्रभूमि को औपचारिक संरक्षण का दर्जा दिया गया है। ठीक है। डीपीएस फ्लेमिंगो झील लगभग 330 एकड़ में फैली एक आर्द्रभूमि है जो ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य के निकट स्थित है। अगला है नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन। अगला देखते हैं, नई दिल्ली में भारत भाषा अनुभाग का उद्घाटन। भारतीय भाषा, इससे भी कोई प्रश्न बनने की इतनी संभावना नहीं है। चलिए देखते हैं अगला तमिलनाडु का धनुषकोडी फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी रामनाथपुरम जिला को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित किया है। यह अभ्यारण्य 524 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। किसका हिस्सा? गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का। जितना याद रखिएगा। तेलंगाना अनुसूचित जाति उप वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तेलंगाना सरकार अनुसूचित जातियों के उप श्रेणीकरण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद राज्य सरकार ने तेलंगाना अनुसूचित जातियों अधिनियम 2025 जातियां अधिनियम 2025 को लागू करने हुए सरकारी आदेश जारी किया है। बस इतना इसमें देखिएगा और कुछ खास नहीं। चलिए अगला देखते हैं। अगला वक्फ संशोधित अधिनियम 2025 राष्ट्रपति मंजूरी दी। यहाँ से भी कोई प्रश्न पूछने का वो नहीं है। इसको एक बार आप लोग ऐसे रीडिंग मान लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत 36वें स्थान पर है। ये महत्वपूर्ण है। क्या है? तत्परता सूचकांक पूछेगा। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? ये महत्वपूर्ण है। किस श्रेणी में आप डालिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत का 36वां स्थान है। जारी कौन करता है? अग्रणी प्रौद्योगिकियों को अपनाने वाले भारत के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अप्रैल 2025 में अंकटॉड द्वारा जारी अग्रणी प्रौद्योगिकी नेटवर्क विश्व नेटवर्क तत्परता सूचकांक में 36वें स्थान पर पहुंचने का जो है भारत है इस समय।
170 देशों में 36वें स्थान पर है। 2022 में 48वें स्थान पर था। बस इतना याद रखिएगा भारत का प्रदर्शन। सूचकांक में ICT तत्परता के मामले में भारत 99वें स्थान पर है। मानव पूंजी में 113वें स्थान पर है। औद्योगिक क्षमता में भारत 10वें स्थान पर है। वित्त तक पहुंच मामले में भारत 17वें स्थान पर है। ठीक, इतना याद रखिएगा। मेन इसमें क्या है, वैश्विक तत्परता नेटवर्क में भारत 36वें स्थान पर, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा, उनका नाम क्या है? आर्टिआन क्रिस्टोफर लक्सन। बस इतना याद रखिएगा। गया था ज्ञापन ओपन, इतना नहीं पूछता है, पूछेगा भी। एक बार आप बुक से रीड कर लीजिएगा, संभावना बहुत ही कम है। आगे देखते हैं, इंदौर में भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। इंदौर स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने जा रहा है, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत विकसित किया गया है। यह प्लांट इंदौर नगर निगम के लिए राजस्व उत्पन्न करेगा और कोयले के विकल्प के रूप में लकड़ी के प्लेट्स का उत्पादन करेगा। ठीक, बस याद रखिएगा भारत का पहला, इसमें क्या पूछेगा, भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट तो इंदौर में, बस और कुछ नहीं पूछ सकता इसमें, ज्यादा यही पूछेगा। अगला देखते हैं, एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल का उद्घाटन। तमिलनाडु के रामेश्वर द्वीप को रेल मार्ग से जोड़ने वाला एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया 6 अप्रैल 2025 को। रामेश्वर को मंडपम से जोड़ता है। कितना, 2 किलोमीटर लंबा है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सीमा को मंजूरी दी है। बस इतना याद रखिएगा। पंबन ब्रिज कहाँ? एशिया का पहले वर्टिकल ब्रिज है। जब नीचे से शिप जाती है तो पुल उड़ जाता है, ट्रेन जाती है तो पुल को फिर सेट कर दिया जाता है। ठीक, सब ऑटोमेटिक है। इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी की मान्यता इंदौर और उदयपुर को दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, भारत की 6 धरोहर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुए हैं। वह 6 धरोहर कौन कौन से हैं, ये देख लेते हैं। 7 मार्च 2025 को यूनेस्को की भारत की 6 प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों को अपनी अस्थायी टेंटेटिव सूची में शामिल करने की घोषणा की, जिससे देश के अस्थायी स्थलों को कुल संख्या 62 हो गई है। शामिल किए गए 6 नए स्थलों की सूची में मध्य प्रदेश स्थित सम्राट अशोक का शिलालेख, 64 योगिनी मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर और बुंदेला शासकों के किले महल, छत्तीसगढ़ स्थित कंगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तेलंगाना स्थित मुदुमल मेगालिथिक मैहर शामिल है। छत्तीसगढ़ की कंगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान मार्च 2025 में यूनेस्को की अस्थायी सूची में 3 महत्वपूर्ण मानदंड प्राकृतिक सौंदर्य, भूवैज्ञानिक भू विशेषताएं शामिल है। तो इसमें देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कंगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। तो कभी आपको मैच द कॉलम में आ जाए कंगोर घाटी उद्यान कहाँ है, तो यह छत्तीसगढ़ में, इतना याद रखिएगा। मुदुमल मेगालिथिक मैहर तेलंगाना में है। अशोककालीन शिलालेख स्थित है कहाँ पे? अशोककालीन शिलालेख 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश में है। अशोककालीन शिलालेख भी मध्य प्रदेश में है। गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच निर्मित यह मंदिर भारतीय मंदिरों का बुंदेल राजवंशों का महल किला मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। वर्तमान में 43 स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, जिनमें 35 सांस्कृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल श्रेणी में शामिल है। चलिए देखते हैं अगला, देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च 2025 को मनाया जाता है। 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गिर नेशनल पार्क में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार भारत में कुल 6327 गंगा नदी डॉल्फिन, 3 सिंधु नदी डॉल्फिन जो है पाई गई हैं। 8 राज्यों में 28 नदियों में किया गया है। उत्तर प्रदेश, इस गणना में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक डॉल्फिन, उसके बाद बिहार में कितना है 2397, संख्या तो नहीं पूछेगा लेकिन पूछ सकता है कि डॉल्फिन सबसे अधिक
कहाँ पाई जाती हैं नदी डॉल्फिन? तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर असम, फिर झारखंड, फिर राजस्थान व मध्य प्रदेश, पंजाब भी है। ठीक, इस दौरान गंगा की मुख्य धारा के औसतन इतना है, इतना ठीक है, नहीं पूछेगा। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल 30 जनवरी 2025 से गुजरात जैव विविधता बोर्ड ने कच्छ जिले में लखपत तालुका में गुनेरी गांव में अंतरदेशीय मैंग्रोव गुनेरी स्थल को आधिकारिक रूप से गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। तो गुनेरी गांव पूछ सकता है। क्या पूछेगा? पहला जैव विविधता विरासत स्थल। ये सब इन्वायरमेंट से संबंधित करंट अफेयर में आपसे प्रश्न पूछेंगे। अगला देखते हैं, भारत न्यूरो ड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल है। 21 जनवरी 2025 को भारत आधिकारिक तौर पर मल्टीनेशनल यूरो ड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। इसकी घोषणा संयुक्त आयुध संगठन सहयोग संगठन द्वारा की गई है। भारतीय न्यूरो ड्रोन कार्यक्रम में जापान के बाद दूसरा एशियाई प्रशांत भागीदार देश है। बस ध्यान रखिएगा, कुछ इसमें पूछने का इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं, वरिष्ठ नागरिक सहयोग आयोग स्थापित करने वाला केरल पहला राज्य है। केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग 2025 की स्थापना की है। नागरिक आयोग की, ठीक, वरिष्ठ नागरिक आयोग की। प्रश्न बनेगा, वरिष्ठ नागरिक आयोग की गठन करने वाला पहला राज्य तो केरल। अगला है, IBCA फ्रेमवर्क समझौता लागू हुआ है। 23 जनवरी 2025 को अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौता किया गया है। इसमें 5 देश शामिल हैं, निकारागुआ, इस्वातिनिया, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया। प्रश्न कम ही बने। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश के रीवा में भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। प्रश्न बनेगा, भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश के रीवा में। ठीक, बस इतना याद रखिएगा। अगला है, नीति आयोग को राज्य उच्च शिक्षा, जो नीति आयोग है राज्य उच्च शिक्षा की रिपोर्ट जारी की है। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, मुझे प्रश्न नहीं बनने की संभावना है। जम्मू कश्मीर स्थित सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कहाँ? जम्मू कश्मीर, श्रीनगर कारगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांधरबल जिले में गगनवीर व सोनमर्ग के बीच जेड मोड पर निर्मित 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड सुरंग, जिसे सोनमर्ग सुरंग नाम से भी जाना जाता है, का लोकार्पण किसने किया है? प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री का माधव राष्ट्रीय उद्यान 58वां तथा रातापानी वन्यजीव अभयारण्य 57वां राष्ट्रीय रिजर्व टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। 58वां और 57वां कौन है? 57वां कौन है? रातापानी वन्यजीव अभयारण्य। चलिए आगे देखते हैं, सिंगापुर के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई है। उनका नाम क्या है? थर्मलसन मुगरत्नम। यहां भी एक फैक्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 9 टाइगर रिजर्व इस प्रकार हैं। सतपुड़ा है, पेंच है, बांधवगढ़ है, कान्हा है, संजय दुबरी है, पन्ना है, रानी दुर्गावती है, रातातापी है और माधवगढ़ है। याद रखिएगा, ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं कभी कभी, क्या है, मैच द कॉलम में आ जाते हैं। अगला देखते हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई है। प्रबोतो सुब्रियांतो, जो कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। याद रखिएगा, 76वें गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन था? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोतो सुब्रियांतो। अगला देख लेते हैं, वन स्थिति रिपोर्ट 2023। ये हम लोग पहले भी आप लोग पढ़े हैं, यहाँ रिवीजन कर लीजिए। भारत में वनों की स्थिति पर आधारित फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया की वर्ष 2023 की रिपोर्ट भारत वन स्थिति रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण एवं जल परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 21 जनवरी 2025 को जारी की गई है। कब की है रिपोर्ट? 2023 की। जारी कब की गई है? 21 जनवरी 2025 को। इस रिपोर्ट के अनुसार ये हर 2 साल में जो है जारी किया जाता है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वन आवरण
कितना है? 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है। देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना? 21% है। क्या पूछ सकता है कि वन पूरे मतलब जितना देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र उसमें वन कितने प्रतिशत में है? तो 21.76%। इसके अतिरिक्त 1,12,014 वर्ग किलोमीटर कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.4% वृक्ष आच्छादित है। इस प्रकार कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, मतलब 25.17%। इतना याद रखिएगा, प्रतिशत पूछ सकता है और वर्ग किलोमीटर कितना है इनका क्षेत्र वन का, तो 8,27,000। रिपोर्ट के अनुसार राज्यों के सर्वाधिक वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर। दूसरा और तीसरा स्थान कौन है? अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। यहाँ क्रम पूछता है, इसको याद रखिएगा, क्रम पूछता है। पहले मध्य प्रदेश है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा छत्तीसगढ़ है। ठीक। कुल भौगोलिक क्षेत्र वन क्षेत्र प्रतिशत के दृष्टि से देश में पहला स्थान लक्षद्वीप का है और कुल भू क्षेत्र में 71.33%। दूसरा और तीसरा स्थान मिजोरम और अंडमान निकोबार का है। यहाँ से भी प्रश्न पूछता है, मिजोरम, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का है प्रतिशत में। सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य हैं। मिजोरम कितना? 242 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। गुजरात 180 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। उड़ीसा पे 152 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। सबसे ज्यादा कहाँ वृद्धि हुई है? मिजोरम में हुई है। चलिए देख लेते हैं। सर्वाधिक वृद्धि वाले 5 राज्य क्रमशः छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा हैं। राजस्थान और झारखंड। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बांस धारित क्षेत्र 1,54,670 वर्ग किलोमीटर अनुमानित है। ठीक। यहां देख लेते हैं सर्वाधिक कच्छ वनस्पति वाले 5 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। पश्चिम बंगाल 42.45, गुजरात 23.32, अंडमान निकोबार 12.19, आंध्र प्रदेश में इतना, महाराष्ट्र में इतना। सबसे ज्यादा कहाँ है? पश्चिम बंगाल। मगर पूछता है तो कच्छ वनस्पति कहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है? पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, फिर गुजरात में पाई जाती है। अगला देख लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन व वृक्ष अनावरण वाले 3 राज्य नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र है। कतर के अमीर शेख तमिल बिन में भारत यात्रा की है। इतना रखिएगा कि कतर के क्या है, ऐसे प्रश्न की इतना संभावना नहीं है। ठीक। राष्ट्रीय जलमार्गों के कार्गो परिवहन हेतु जलवाहक योजना। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी व राष्ट्रीय जलमार्ग 16 बराक नदी के माध्यम से लंबी दूरी कार्गो को प्रोत्साहन के लिए जलवाहक शुभांकर जहाजरानी मंत्रालय द्वारा किया गया है। ठीक, इतना रखिएगा। अगला, बंगाल लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत सबसे आगे रहा है। पक्षी गणना में सबसे आगे रहा है। 1068 पक्षी प्रजातियां हैं। 543 पक्षी प्रजातियों की गणना है शीर्ष स्थान पर पश्चिम बंगाल। ठीक। दार्जिलिंग ने बंगाल में सर्वाधिक 252 प्रजातियों की गणना की है। हालांकि 2024 में 308 प्रजातियां से कम थी। इन्हें पूछेगा जिला विला, बस इतना जानिए कि पक्षी गणना में भारत के सबसे आगे बंगाल है। नंबर 1 पे बंगाल है, फिर उत्तराखंड है, फिर असम है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक। भारत डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है। यह क्या है? भारत ने अपने विमानन क्षेत्र को आधुनिक बनाने के दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पायलट क्रू के लिए इलेक्ट्रिकल पर्सनल लाइसेंस लॉन्च किया है। भारत, अगला देखते हैं, भारत की पहली समर्पित जीसीसी नीति 2025 लॉन्च की गई है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025। अगला देख लेते हैं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है। 14 जनवरी 2025 को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है। श्री पलगे गंगा रेड्डी को बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया है। हल्दी का उत्पादक वाले 2 शेष राज्य हैं, महाराष्ट्र और तेलंगाना। ताकाटोंगा हल्दी के लिए प्रसिद्ध है मेघालय। तो पूछेगा ताकाटोंग हल्दी कहाँ पाई जाती है? तो मेघालय में पाई जाती है।
और शीर्ष राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र है और तेलंगाना है। आगे देखते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? तेलंगाना निजामाबाद। 30 जून 2025 को इसका उद्घाटन किया गया था। अगला देखते हैं, हल्दी बोर्ड हम पहले भी जो पुरानी हमारी करंट अफेयर क्लास है, अभी इसके पहले राष्ट्रीय परिदृश्य में और तो वहाँ पर हम इसको कवर कर लिए हैं। भारत की सबसे बड़ी हवाई अड्डा परिचालन कंपनी GMR ONGC में शामिल हुआ है। ठीक, यहाँ से प्रश्न बनने कोई वो नहीं है। मेट्रो वायडक्ट पर भारत के पहले द्विमुखी सौर संयंत्र का उद्घाटन हुआ है, अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक, अगला देखते हैं, गिद्ध गणना में संख्या के मामले में मध्य प्रदेश शीर्ष पर है। ठीक, गिद्ध गणना का पहला चरण मध्य प्रदेश के वन विभाग द्वारा 17 फरवरी अभी तक आयोजित किया। मध्य प्रदेश देश के सबसे अधिक गिद्ध आबादी दर्ज करता है। राज्य के अनुसार कुल 12,981 गिद्ध पाए गए हैं। अगला देखते हैं, दार्जिलिंग चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खोला गया है। प्रश्न बनेगा, क्या बनेगा? भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खोला गया है? तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर में खोला गया है। ठीक, भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान देश का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक फरवरी 2025 में पूरी तरह से संचालित किया गया है। आगे देखते हैं, इसके साथ ही प्राणी उद्यान में एक पशु संग्रहालय भी शुरू किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कोशिकी और आणविक जीव विज्ञान केंद्र। प्रश्न नहीं बनेंगे, बस इतना याद रखिएगा कि दार्जिलिंग भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खुला है? तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है, भारत में बाल विवाह समय पूर्व बच्चे पैदा करने की दर में कमी। नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट, यहाँ से प्रश्न बनने को इतना संभावना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, संसद में 6 नई भाषाओं के अनुवाद सेवा का विस्तार हुआ है। 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संसद में बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृति समेत 6 नई भाषाओं के अनुवाद सेवाओं का विस्तार की घोषणा की गई है। इससे अब संसद में कुल 16 भाषाओं का अनुवाद उपलब्ध हो गया। 22 भाषाएं जो है आधिकारिक हैं। 10 भाषाओं में असमिया, बंगाल, गुजराती, कन्नड़, मलयालम ये सब वगैरह वगैरह देख लीजिएगा। चलिए आगे, भारत में शिशु मृत्यु दर में 70% की कमी हुई है। अगला है, भारत के 4 नए रामसर स्थल। कौन कौन से 4 नए स्थल हैं? अभी रामसर स्थल कितने हो गए? 89 हो गई है। 4 नए स्थल तमिलनाडु में स्थित सक्कर कोटाई पक्षी अभ्यारण्य और तीर्थागल पक्षी अभ्यारण्य, सिक्किम में स्थित खेचोपल्लरी आर्द्रभूमि, झारखंड में स्थित उधवा झील। वर्तमान में तमिलनाडु देश का सर्वाधिक 20 रामसर स्थल वाला राज्य बन गया है। वैश्विक स्तर पर भारत दुनिया का तीसरा सर्वाधिक रामसर स्थल वाला देश है। तो कौन कौन से स्थल याद रखिएगा, यहां से पूछेगा प्रश्न। सक्कर कोटाई कौन है? सक्कर कोटाई पक्षी अभ्यारण्य, थारथगल पक्षी अभ्यारण्य, ये सब तमिलनाडु में है। खेचेपल्ली आर्द्रभूमि ये भी जो है सिक्किम में है, और झारखंड में स्थित उधवा झील। तो आपसे पूछेगा ये कहाँ कहाँ स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, स्पेन के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई है। उनका नाम क्या है? पेड्रो साnchez। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो साnchez। चलिए आगे देखते हैं, जर्मन चांस ओलाफ स्क्लोज में की भारत यात्रा। ठीक, ये भी देख लीजिएगा। अगला है, 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक, क्या बन सकता है देखते हैं। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का वितरण समारोह 22 अक्टूबर 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जहां यह पुरस्कार राष्ट्रपति मुर्मू ने विजेता राज्यों को प्रदान किया है। उड़ीसा 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं गुजरात और पुडुचेरी संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किए हैं। इसमें देखिएगा, दूसरे स्थान पे कौन? उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान प्राप्त किया है नंबर 1 पर। उड़ीसा 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में शीर्ष स्थान पर है। उड़ीसा
पहला स्थान है, उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान है, गुजरात और पुडुचेरी तीसरे स्थान पर है। बस इतना याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछता है। जल पुरस्कार, चलिए देखते हैं अगला। आगे भी देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पुडुचेरी। सर्वश्रेष्ठ जिला विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। नॉर्थ ईस्ट में धलाई त्रिपुरा में है। बादा संयुक्त विजेता उत्तर प्रदेश, बादा गंदरबल जम्मू कश्मीर। पश्चिम जोन इंदौर मध्य प्रदेश, पूर्वी जोन उड़ीसा। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुल्लमपारा तिरुवनंतपुरम केरल में। मसूली पानी काकेर छत्तीसगढ़ में। हम्पापुरम अनंतपुरम मध्य प्रदेश में। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय गुजरात सूरत है, पुरी है, पुणे है। अगला, महाराष्ट्र ने देसी गाय को राजमाता घोषित किया है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, देख लीजिएगा एक बार। मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई है, देख लीजिएगा। बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली गौशाला ग्वालियर में है, बस लाल पिटारा गौशाला नाम है उसका, इतना याद रखिएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को। आगे देख लेते हैं। मराठी, पाली, संस्कृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक, किसको किसको? मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली को। बेसिक भी देख लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न मैथ द कॉलम में पूछ सकता है। भारत वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल है। भारत के बीजिंग में 27 सितंबर 2024 को आयोजित पूर्व सत्र के दौरान भ्रष्टाचार विरोधी प्रवर्तक प्राधिकरण संचालन की समिति 15 सदस्यीय ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क के लिए चुना गया है। संचालित समिति के सदस्य के रूप में भारत इस क्षेत्र में अपने अनुभव का G20 समूह में 121 सदस्य। देख लीजिएगा एक बार। भारत का पहला ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क 28 सितंबर 2024 को। ये सब काफी पुराने करंट अफेयर है, यहाँ से पूछने की संभावना बहुत कम है, एक बार आप लोग बस देख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दिया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत के 23वें विधि आयोग के गठन के लिए इसका कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक निर्धारित किया गया है। 23वें विधि आयोग वनेरघट्टा जैविक उद्यान में देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी है। कहाँ पे है? वनेरघट्टा जैविक उद्यान, कर्नाटक में, बस इतना याद रखिएगा। अगला, प्रोजेक्ट अस्मिता, यह क्या है? शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी ने अगले 5 वर्ष में भारतीय भाषाओं की 22,000 किताबें तैयार करने के लिए अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है। इस दौरान 2 अन्य पहल बहुभाषा शब्दकोश रियल टाइम ट्रांसलेटर एक्सलेटर बहुभाषा शब्दकोश रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर कर्नाटक और आदि चुनगिरी और केरल का चुनमुरोल अभ्यारण्य घोषित हुआ है। 5 अगस्त 2024 को भी काफी पुराना करंट अफेयर है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना कम है। तो हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य यहाँ समाप्त होता है। आप लोग बुक है तो बुक के साथ हमारे जो है वीडियो को देख सकते हैं, और अगर बुक नहीं है तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर पर कमेंट करिए, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी वहाँ पे, आप लोग उसके साथ साथ वीडियो के साथ साथ पीडीएफ को हाईलाइट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतने, मिलते हैं अगली क्लास में अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।